हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज का जो हमारा सेशन है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस के 4th लेक्चर को। इससे पहले 3 सेशन हमारे आ चुके हैं ईवीएस के लिए, जो कि फोकस्ड है केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा किसी भी जीएस के एग्ज़ाम में ये आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ईवीएस जीएस का पोर्शन होता है, उसमें पूछा जाता है। केवीएस की बात करें तो पीआरटी में 20 मार्क्स का ईवीएस आपसे पूछा जाता है। तो उसी को फोकस करते हुए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए, जिसका आज 4th सेशन है। इससे पहले आपने सेशंस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सकल प्राथमिक उत्पादन, जिसको जीपीपी कहते हैं, इसमें से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को, जो श्वसन में ऊर्जा नष्ट होती है उसकी मात्रा को घटाने पर जो हमें सकल ऊर्जा मिलती है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। फिर से समझिएगा, अगर आपने इससे पहले का सेशन देखा है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। जो सकल प्राथमिक उत्पादन होता है उसमें से अगर हम श्वसन वाली जो हमारी ऊर्जा है, नष्ट ऊर्जा, उसको घटा दें तो हमें सकल जो मिलेगी ऊर्जा उसको कहा जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन ऊर्जा, यानी उसको कहेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी। ठीक है। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जिसकी हमने बात अभी की है कि इसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादन कहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जो एवरेज शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगी वो कितनी है? 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है प्रति वर्ष। ठीक है, कितनी है? एनपीपी, वर्ल्ड की एवरेज एनपीपी कितनी है? 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र और एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। यानी वर्ल्ड का औसत तो हम बता चुके हैं 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है हर वर्ष। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं और दलदली क्षेत्र होते हैं और एस्चुरी होते हैं, उनमें जो इसकी मात्रा है वो ज़्यादा है। कितनी है? 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र होता है उसमें जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहते हैं। आपने वर्ड सुना होगा बायोमास, लेकिन पता नहीं होगा ये होता क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र, समय और क्षेत्र ये जो है, इनमें जीवित पदार्थों का जो सकल शुष्क भार होता है, उनमें जो जीवित पदार्थ हैं उनका जो शुष्क भार होगा वो बायोमास कहलाएगा। इकोटोन दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। एक वर्ड आता है इकोटोन, कि इकोटोन क्या होता है। देखिए, क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से समझते रहिएगा। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन दो अलग अलग बायोम के बीच का क्षेत्र होता है। दो बायोम है अलग अलग, उनके जो बीच का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। इन जगहों में से दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ठीक है, यहाँ पर इकोटोन में क्या होता है? दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है इकोटोन में। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती हैं। अब जो इकोटोन में जहाँ पर अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है, यहाँ पर रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो जलवायु से अनुकूल रहने में सक्षम होती हैं। ठीक है, जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का, पृथ्वी तक जो सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है उसका लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है उसका लगभग 1% जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यूज होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब हम जाते हैं तो उसमें कितनी % ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यानी कि एक्सचेंज होती है 10% ऊर्जा। ठीक है, और इस नियम को
1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था, यानी कि खोजा था। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और उसमें क्या है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसमें क्या है, जिसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उसके अनुसार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका सृजन किया जा सकता है। यानी ना ही तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं, ना ही उसको मिटा सकते हैं। सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। वीडियो अगर पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दूसरा नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है वो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसकी दिशा जो होती है उससे संबंधित है। उसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि वो हमेशा जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो ज़्यादा टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है हीट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने 1927 में किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी, तो चार्ल्स एटन ने दी। नेक्स्ट पॉइंट, खेती सबसे प्राचीन पद्धति झूम खेती है। अगर खेती की सबसे प्राचीन पद्धतियों में आपसे पूछे तो आपको ऑप्शन में दिखेगा झूम खेती, तो वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको एक क्वेश्चन बना के यहाँ पे दे सकता है, तो आप ध्यान से समझिए। और आप हर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो हर लेक्चर पिछले लेक्चर से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है। तो अगर आप सीरीज़ में सारी वीडियोस फॉलो करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वनस्पति मिलती हैं वो अल्पाइन बायोम की श्रेणी में आती हैं। यानी कि अल्पाइन बायोम की श्रेणी में कौन सी वनस्पति आती हैं? जिनको 3600 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है 78%। पता होना चाहिए आपको कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78% है। दूसरा, वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93% है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गन गैस है वो कितनी है? 0.93%। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। कहाँ पर? हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, इनको आप ध्यान से सुनते रहिए। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में, एक मृदा या मिट्टी का टाइप होता है पीट, उसमें सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन सी मिट्टी में, कौन सी मृदा में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पीट मिट्टी में, यानी कि पीट मृदा में। अल्फा अल्फा क्या है? तो अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास होती है, ग्रास होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, मटियार मिट्टी की जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा है। मटियार मिट्टी को क्ले सॉइल भी कहते हैं। तो जो मटियार मिट्टी है उसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, यानी कि मटियार मिट्टी सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। ये भी आपको याद रखना है। नाम क्या है? मटियार मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट, गहन पारिस्थितिकी जिसको डीप इकोलॉजी कहते हैं, शब्द के जनक कौन है? यानी कि जो शब्द है ना डीप इकोलॉजी, वो किसने दिया है? अर्नेस्ट नेस ने दिया है। डीप इकोलॉजी किसने वर्ड दिया है? अर्नेस्ट नेस ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट, जैविक अजैविक तत्वों का चक्र किस रूप में चलता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। अगर आपसे पूछे
कि जो जैविक अजैविक तत्व होते हैं उनका जो साइकिल है, उनका जो चक्र है, वो किस रूप पे चलता है, वो जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल के रूप में चलता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गाइज ये आज का सेशन था। आज के जो पॉइंट्स से थोड़े डीप थे, अगर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आई है तो पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि सारे सेशंस आप डेली बेसिस पर देखते चलें तो आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखेंगे तो जो भी डाउट्स हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा। पहले भी आपने अगर ये पढ़ा हुआ है ये पॉइंट्स तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ये सेशन जब तक पॉसिबल है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम चीज़ों को हम आपको कवर कराएं। अगर हमारी ये वीडियो, हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई आपके डाउट्स हैं या आपके सजेशंस हैं आपकी किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को लेकर तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके कलीग्स हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।